मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग अगेन। स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना विजडम कैप्सूल, जो कि स्टार्ट किया मैंने पहले अप्लाइड से, क्योंकि अप्लाइड का जो सिलेबस है वो काफ़ी कम लोगों ने कवर किया है। तो मैं चाहता हूँ कि अप्लाइड वाले बच्चे ऐसा करें कि इसे करने के बाद कुछ भी करने की ज़रूरत ना पड़े, बस आपको यही करना है एग्जाम टाइम में, चाहे 2 बार चाहे 3 बार। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। तो पहला चैप्टर था हमारा मॉड, मतलब न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। तो पहला कंसेप्ट है मॉड। क्या होता है मॉड? जैसे लिखा है 43 मॉड 6 मान लेते हैं। तो 46 मॉड 6 का मतलब क्या होता है कि जब मैं 43 को 6 से डिवाइड करूंगा तो जो मेरा रिमाइंडर बचेगा वो मेरा आंसर होगा। ऑलराइट, तो मैंने किया 6 7 जा 42 और मेरा आंसर आ गया 1। तो इस पूरे का आंसर आ गया 1। क्लियर है? अच्छा, आगे चलते हैं। नेगेटिव होता तो क्या करते हैं? नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे हम? -17 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये बात याद रखनी है कि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव रिमाइंडर नहीं माना जाएगा। तो मुझे जब इसका टेबल पढ़ना है तो मुझे -17 से छोटा जाना है, क्योंकि मुझे माइनस करके पॉजिटिव चाहिए। तो अगर मैं 4 4 जा 16 करता हूँ -16, तो वो इससे बड़ा है, तो मैं इसलिए करूँगा 4 -5 जा -20। अब मैं इसे प्लस करूँगा, मतलब साइन चेंज कर दूँगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3। तो इसका आंसर आ गया 3। ठीक है? अच्छा, ऐसे ही सारे करने हैं। जैसे ये करना है मुझे, तो पहले मुझे 62 को 53 में ऐड करना है, उसके बाद 7 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा हमारा आंसर होगा। जैसे कर लेते हैं एक बार। तो ये बचा 115, मतलब ऐड करके आया, इसको मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, बचा 4 5, 7 6 जा 42, तो मेरा आंसर आ गया 3। तो इसका आंसर आ गया 3। राइट, ऐसे इसमें करना है। इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 72 आ जाएगा, फिर 72 को 5 से डिवाइड करेंगे आप, जो रिमाइंडर होगा वो आंसर होगा। मेरे ख्याल से 2 आंसर आएगा इसका। ऑलराइट, जैसे हमारा यहाँ तो नंबर छोटा है, 72 है, तो हमने कर लिया मल्टीप्लाई। अब जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा ना, मल्टीप्लाई नहीं करूँगा मैं दोनों का अलग अलग निकालूंगा मॉड पहले, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर जो आएगा उसका दोबारा मॉड निकालूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे कर लेते हैं एक बार से। मैंने पहले 482 को डिवाइड किया 7 से, है ना। 7 7 जा नहीं जाएगा, 7 6 जा 42, बचेगा 6 2, 7 9 जा 63 होता है, पर मैं 63 नहीं करूँगा, तो 7 8 जा 56, तो ये आ गया 6 रिमाइंडर। इसी तरह मैं करूँगा 8 1 3 को, और मैं फिर 7 से डिवाइड करूँगा, तो 7 1 जा 7, बचा 1 1, 7 1 जा 7, बचा 4 3, 7 6 जा 42, बचा 1 रिमाइंडर। तो इसका रिमाइंडर बचा 6, इसका रिमाइंडर बचा 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 6। अब मैं 6 को 7 से डिवाइड करूँगा तो जाएगा ही नहीं, तो इसलिए मेरा 6 ही आंसर हो गया। अगर यहाँ पे 6 की जगह मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरा यहाँ पे 1 नहीं बचता, मेरा यहाँ पे बचता है 5, है ना। तो मैं क्या करता? मैं पहले 6 को 5 से मल्टीप्लाई करता, 30 आता, उसको फिर 7 से डिवाइड करता, तो मैं आता 7 4 जा 28, बचेगा 4। ठीक है? अगर हमारा रिमाइंडर बड़ा बचता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो एक बार डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज छोटा बचता है तो वही आंसर होता है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा सेम कंसेप्ट है, जैसे अभी बताया मैंने आपको। जैसे ये प्लस में है सारे ठीक है, तो जैसे मल्टीप्लाई किया वैसे हम प्लस में करेंगे। हम सबको अलग अलग 6 से डिवाइड करेंगे और फिर रिमाइंडर निकालेंगे क्या आ रहा है। आपको रिमाइंडर जो हम डिवाइड कर रहे हैं उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे मैं कर रहा हूँ 6 से, अगर मैं काटूँ तो 6 1 जा 6, बचे 3 3 8 38, 6 6 जा 38 और 36, बचे 2, बस हो गया 27। नाउ 6 4 जा 24, बचे 3, तो इसका डायरेक्ट रिमाइंडर 3 आ गया। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ऐसे ही सबको करना है आपने, इसको भी करना है। इसको कर लेते हैं एक बार। तो 6 1 जा 6, बचे 2 27, 6 4 जा 24, बचे 3 36, 6 9 जा 36, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, आंसर आ गया 0। तो ऐसे ही आपको सबको करना है, और जो आएगा प्लस करके, मान लीजिए प्लस करके आ गया 63, तो फिर आपको उसको सिर्फ 6 डिवाइड करना है, और फिर फाइनल जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा आंसर होगा। बात समझ आ गई? आसान चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला लेते हैं। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट नंबर ऑफ द प्रोडक्ट। मुझसे पूछ रहा है वो इन दोनों के प्रोडक्ट में लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगी। तो जब भी लास्ट, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, अगर वो लास्ट डिजिट पूछता है तो आपको निकालना है रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 10, मीन्स आपको इसका मॉड 10 निकालना है और इसका मॉड 10 निकालना है, तब आंसर आएगा।
अगर वो पूछ रहा है लास्ट 1 डिजिट, अगर वो लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा है तो आपको रिमाइंडर निकालना है 100 से, और वो लास्ट 3 डिजिट पूछ रहा है तो आपको निकालना है 1000 से। इतना याद कर लो साहब, ठीक है। फिलहाल वो मुझसे पूछ रहा है लास्ट 2 डिजिट, तो मैं क्या करूँगा, पहले 4895 को 100 से डिवाइड करूँगा, तो मेरा आएगा 48 टर्म जाएगा 4800, बचेगा 95, इसका करेंगे तो बचेगा 89, राइट है। तो बचा मेरे पास 95 और 89। अब मुझे इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो जब हम 95 और 89 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8455, और इसको फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो 84 टाइम जाएगा, तो बचेगा 84,000, तो ये बचेगा 55। तो मेरा 55 आंसर हो गया। लास्ट टू डिजिट विल बी 55, राइट है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 की पावर 12 मॉड 7। तो इसके लिए आपको एक थ्योरम समझनी पड़ेगी। इससे पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी लिखवा देता हूँ मॉड्यूलो की। जैसे मैं बताऊँ आपसे, अगर मैं बोलूँ आपसे a प्लस बी मॉड n, मतलब क्या हुआ इसका कि जब मैं a और b को प्लस करूँगा और फिर उसको डिवाइड करूँगा n से, तो रिमाइंडर बचेगा, वो आंसर होगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, a मॉड n प्लस b मॉड n, मतलब प्लस में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सेम मल्टीप्लाई में a इंटू बी मॉड n होगा, तो वो भी हमारा अलग अलग हो जाएगा, यानी कि a मॉड n हो जाएगा इंटू बी मॉड n हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊं कि अगर a इज इक्वल टू बी मॉड n लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब मैं a को n से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर b बचेगा, ऐसा वो कह रहा है हमसे, ठीक है। तो अगर ऐसा कह रहा है हमसे वो, तो इसका मतलब होता है कि अगर मैं दोनों में प्लस के कर दूं, देखो आप ध्यान से देखो, प्लस के कर दूं, प्लस के कर दूं, तो भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। मतलब अगर मैं a में कुछ प्लस कर दूंगा तो रिमाइंडर उतना ही ज़्यादा बचेगा, ठीक है, जो इनका बचेगा के। अगर k हमारा n से ज़्यादा है तो वो उतने कम हो जाएगा अपने आप ही, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है मॉड n की। जैसे हमें ये दे रखा है, तो अगर मैं इसमें k से मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो भी हमारा सेम सेटिस्फाई करता है कि अगर a k को डिवाइड करेंगे हम n से तो रिमाइंडर b के बचेगा, अगर a को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर b बच रहा है तो, ठीक है। तो हमारा एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था अभी, जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं हम, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर a इज इक्वल टू बी मॉड n है, राइट, तो a की पावर k इज इक्वल टू b की पावर k मॉड n होगा। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अगर मैं 6 को डिवाइड करता हूँ 7 से तो क्या बचेगा यार, 6 ही बचेगा ना, क्योंकि 6 तो जाएगा नहीं 7 से, तो मेरे काम की बात नहीं, क्योंकि मेरा 6 आगे दोबारा फ़ायदा क्या हुआ, छोटा करना है मुझे पहले। तो मैं अगर 6 स्क्वायर करता हूँ, यानी कि 36 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, तो मेरा रिमाइंडर आता है 1। इसका मतलब 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मॉड 7, यानी कि 6 स्क्वायर को जब मैं डिवाइड करूँगा 7 से तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अब मुझे 12 निकालना है, कुछ नहीं करना मुझे, दोनों तरफ पावर 6 कर दो, ये प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, है ना। तो मेरा 1 की पावर 6 तो 1 ही होता है, और ये आ गया मेरा 6 की पावर 12 इज इक्वल टू 1 मॉड 7। मेरा आंसर आ गया 1, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है 1 और मुझसे 1 ही पूछ रहा है, रिमोट पूछ रहा है। बात समझ आई? तो पहले आपको ऐसा करना है कि जैसे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, जिसकी पावर निकालनी आसान हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं साथ साथ, मैंने लिया, मान लो मुझे निकालना है लास्ट 2 डिजिट ऑफ 12 की पावर 12, ठीक है। अब मैंने बताया था लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं, 10 से डिवाइड करके 100 से डिवाइड करके निकालते हैं। लास्ट डिजिट निकालनी है, 2 डिजिट लास्ट डिजिट निकालनी है, तो इसका मतलब मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं 12 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर आता है 2, आता है। अच्छा जी, अब अगर मैं सीधा 12 पावर कर दूँ तो मेरा आंसर तो आ जाएगा, पर थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, 2 की पावर 12 निकालना पड़ेगा मुझे, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, आंसर उससे भी आ जाएगा। पर मैंने पहले 4 किया, मतलब मैंने 12 की पावर 4 किया, तो 2 की पावर 4 मॉड 10 आ गया। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। 16 को 10 से डिवाइड करूँगा तो 6 आएगा। इसका मतलब 2 की पावर 12 की पावर 4 आया 6 मॉड 10। क्लियर है? अब मुझे कितनी चाहिए, 12, तो मैंने बोथ साइड 3 पावर कर दी,
कर दिया। अब ये तो हो गई 12 और ये कितना हो गया, ये हो गया 216, ये मुझे पता है। जब मैं इसे 10 से डिवाइड करूँगा तो मेरा 16 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि मैं 10 से डिवाइड करूँगा 6 रिमाइंडर बचेगा। 210 6, तो मेरा इसका आंसर 6 आ गया और ये हो गया mod 10। तो मेरा इसकी लास्ट डिजिट आ गई 6। तो ये इस तरह से काम करता है। जो मैंने प्रॉपर्टी बताई आपको ये वाली, ये बड़ी काम की, पर जब भी पावर आएगी तो आपको यही यूज़ करनी है, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन है, द लास्ट डिजिट ऑफ 17 की पावर 17। तो मुझे वही 10 से डिवाइड करना है। तो पहले मैंने 17 को देखा क्या करता है, 7 बचता है जब मैं इसे 17 से ही डिवाइड करता हूँ, मतलब 10 से डिवाइड करता हूँ तो 7 बचता है मेरा। ये तो क्लियर है सबको। अब मुझे 17 की पावर 17 चाहिए, तो 17 से ऑब्वियसली 17 को डिवाइड करें तो 7 बचेगा। अब मैंने देखा 17 का स्क्वायर करता हूँ तो वो 289 होता है, और जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगा तो 9 बचेगा। क्लियर हो बात। तो मैंने लिखा 9 mod 10। मुझे चाहिए यहाँ पे 17 पावर। अब ऑड पावर है, तो जब ऑड पावर होगी तो पहले मैं इससे एक कम निकालूंगा, यानी 17 की पावर 16 निकालने की कोशिश करूँगा। तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर mod 10। 9 का स्क्वायर होता है 81, तो इसका mod बचेगा 1। ठीक बचेगा। इसका मतलब 17 की पावर 4 आ गया, 1 mod 10। अब मुझे 16 पावर चाहिए, तो मैंने बोथ साइड 4 पावर कर दी इसकी। तो 1 की पावर 4 तो 1 ही होगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1, जो कि 16 पावर होगी, राइट। तो ये आ गया 1 mod 10। अब मुझे 17 की पावर 70 चाहिए, तो मैंने बोथ साइड 17 से मल्टीप्लाई कर दिया। 17 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 1 mod 10 इंटू 17 mod 10। तो ये तो 1 हो गया और ये हो गया 7, तो मेरा आंसर आ गया 7। तो इस तरह से करना है आपने। पहले अगर इवन पावर है तो आपको ऐसी ढूंढनी है जिसको और पावर करके वही चीज़ आ जाए, और अगर ऑड पावर है तो पहले एक कम का निकालना है, बाद में उससे मल्टीप्लाई करना है, तो जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर होगा हमारा, राइट है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। लिखा है इट इज़ 7 PM करंटली, मतलब शाम के 7 बजे हैं। व्हाट टाइम इन AM और PM विल बी नेक्स्ट इतने आवर्स। अब देखो AM PM पूछ रहा है, पहले निकालते हैं हम कितने दिन बाद होगा। 7 बज के अगर हमने लिखा तो हमने क्या किया, पहले 1500 को हमने निकाला mod 24। 24 क्यों निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं कि कितने दिन बाद हो रहा है ना। तो मैंने सीधे 1500 को 24 से डिवाइड कर दिया। तो 1500 को 24 से डिवाइड कर लेते हैं, निकालते हैं हमारा रिमाइंडर कितना आता है। तो मैंने देखा 24 को जब मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 1440। मुझे तो चाहिए 1500, तो मैंने 62 टाइम्स किया तो ये आ गया। इसमें 48 मैंने ऐड कर दिया तो ये आ गया 1488। तो मेरा 12 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। जब मैंने 24 से डिवाइड किया तो 12 रिमाइंडर आया। इसका मतलब मेरे 62 डेज़ तो पूरे निकल गए, उसके बाद 12 घंटे और आ गए। अब सोचो, जब 62 दिन पूरे निकल गए, इसका मतलब 62 डेज़ बाद दोबारा से 7 PM हो जाएगा। लेकिन मुझे तो AM PM निकालना था। अब मुझे इसमें 12 घंटे ऐड करना है। अगर मैं 7 PM में 12 घंटे ऐड करूँ तो क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है 7 AM आ जाएगा। तो मेरा आंसर हो गया 7 AM, ठीक है। मान लीजिए हमारा रिमाइंडर 12 ना बचता, हमारा रिमाइंडर बचता 4, तो हम 7 PM में 4 घंटे ऐड कर देते। 7 4 11 PM आंसर होता, समझ लो ना। तो पहले 24 से करना है, उसके बाद जो बचेगा अगर वो 12 से ज़्यादा बचता है तो 12 ऐड करके वो AM का PM हो जाएगा। उसके बाद उतने घंटे ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अगर ये दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि मैं 48 को N से डिवाइड करूं और मेरा रिमाइंडर 12 आना चाहिए, ऐसा कह रहा है वो। इसका मतलब ये तो होता है, अभी बताया था मैंने आपको। तो इसमें हम क्या देखते हैं, बड़ा आसान होता है ये। आप सबसे पहले क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी कि 48 माइनस 12 निकालो, ये मेरा आ गया 36। अब आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 36 से कटने चाहिए। सिंपल सी बात है ना भाई। मैं आपसे बोलूँ कि अगर मैंने 48 को 2 से डिवाइड किया मान लो, और मुझे mod 12 मतलब 12 रिमाइंडर बचाना है, तो मैं करूँगा 12 18 जा 36 और रिमाइंडर आ जाएगा 12। मीन्स मुझे ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 36 आना चाहिए, तभी तो 12 बचेगा। बिल्कुल ठीक जवाब। तो अब देखो ऐसे कितने नंबर जो तो 36 करते हैं, बहुत सारे। 2 भी कटता है, 3 भी कटता है, 4 भी कटता है, 5 नहीं कटता है, 6 कटता है, फिर 6 के बाद 7 नहीं कटेगा, 8 नहीं कटेगा, 9 कटेगा, फिर 10 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 12 कटेगा,
फिर 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 नहीं कटेगा, 18 कटेगा और उसके बाद 36 कटेगा। तो ये मेरा आंसर हो गए कि जब मैं ऐसा नंबर आएगा तो पहले मैं इसको इसमें से माइनस करूँगा, फिर ऐसे नंबर ढूंढूंगा जो उससे कट जाने चाहिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, अब की बार क्या कह रहा है वो कि मैं 57 को 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं डिवाइड। तो मैंने 57 को 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4 बचे 1 7, 4 4 जा 16 बचा 1, तो मेरा 1 आंसर हो गया। तो x की लीस्ट पॉजिटिव पूछ रहा है वो। देखो वैसे तो x की बहुत सारी वैल्यू होंगी पर लीस्ट पॉजिटिव वाली होगी 1 वैल्यू। अब कह रहे हो बहुत सारी कैसे होंगी भाई, अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 5 बच जाएगा, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे रिमाइंडर बच सकते हैं। क्लियर है, पर वो लीस्ट पूछ रहा है इसलिए हमारा आंसर हुआ 1। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। लिखा है फाइंड एडिशन मॉड्यूलो 7 इफ a and b are 12 and 6 रेस्पेक्टिवली। तो कुछ नहीं है, ये पहला क्वेश्चन जो कराया था वही सेम चीज़ है। मुझे एडिशन मॉड्यूल निकालना है, इसका मतलब मुझे इन दोनों को प्लस करना है, फिर मॉड 7 निकालना है। इसका मतलब 12 + 6 मॉड 7 निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन हो गया यार। 18 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 7 2 जा 14, 4 रिमाइंडर बचेगा। सीधा सीधा आंसर आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन मॉडल होता है, तो हम पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि 5 - 4 और मॉड 8 निकालना है। ये हो गया 11 मॉड 8, 8 को मतलब 11 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, बचेगा 3, तो इसका आंसर आ गया 3। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन मॉडल का मतलब होता है पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 8 से डिवाइड करना है। 5 × 7 मॉड 8, इसको चाहो तो अलग अलग कर सकते हो पर वैसे छोटा नंबर है तो 35 कर देंगे सीधा, और ये हो जाएगा मॉड 8, 8 4 जा 32, बचेगा 3 रिमाइंडर। ये मेरा आंसर हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, मतलब पहली एक्सरसाइज हमारी इस पर ख़त्म होती है हमारी। यही जो था मॉड वाला चैप्टर था पूरा एक्सरसाइज इसी बेस है। अच्छा, ये जो चैप्टर है पूरा इसमें 5-6 एक्सरसाइज हैं और ये लगभग 10 या 12 नंबर का चैप्टर आएगा आपके बोर्ड में। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो भी 10 नंबर का चैप्टर है मतलब 80 मार्क्स का पेपर है, तो ऐसे 5 चैप्टर हैं जो 10-10 मार्क्स के आते हैं। तो पहले हम उन पर फोकस करेंगे जिससे हमारे 50 मार्क्स कन्फर्म हो जाए, राइट है। चलिए अगली एक्सरसाइज होती है हमारी रेशो प्रोपोर्शन। अच्छा, रेशो प्रोपोर्शन में क्या है कि जैसा बुक ने कराया है, आपने देखा होगा कि उन्होंने फॉर्मूला यूज़ किया है, जैसे CP ऑफ चीपर और CP ऑफ डेयरर मतलब महंगा वाला, और यहाँ लिखा है D - M, और यहाँ लिखा होता है M - C, और ये होता है मीन प्राइस, है ना। फिर हम करते हैं क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट मतलब चीपर की क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी ऑफ डेयरर इज इक्वल टू D - M अपॉन M - C। पर मैं इससे नहीं करता। अच्छा, क्यों नहीं करता मैं इससे? क्योंकि ये वाला मेथड तो आपने किताब में पढ़ लिया ना, जो अगर मैं पूरे साल पढ़ा होगा वो इससे पढ़ा होगा, पर मेरा तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे इसमें से कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, नो फॉर्मूला विल बी यूज्ड। डायरेक्ट कंसेप्ट से बात करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा क्वेश्चन से ही समझ जाएंगे क्या करना है ना। क्वेश्चन समझते हैं। लिखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप A एप्पल इज़ 120, यानी कि एक A है जिसका है 120 पर केजी और टाइप B का है 180 पर केजी। इफ़ बोथ एप्पल्स ऑफ आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 2:3 देन फाइंड द प्राइस पर केजी। तो मुझे क्या करना है, मैंने लेट किया, लेट मैंने इसके लिए 2 केजी एप्पल और इसके लिए 3 केजी, क्योंकि 2:3 है इसलिए। आप चाहो तो 4 केजी और 6 केजी भी ले सकते हो, पर क्या फ़ायदा बड़ा करके। अब 2 केजी एप्पल लिए इसके, 3 केजी एप्पल लिए इसके, तो टोटल एप्पल कितने हो गए जी? टोटल एप्पल हो गए 5 केजी, हो गए ना। अब टोटल पैसे कितने खर्च हुए? 120 × 2 यानी कि 240 रुपीज़ तो इसमें खर्च हुए उसके, और 183 × 3 फिर 540 रुपये इसमें खर्च हुए इसके। ठीक है, मैंने दोनों टोटल अपनी कॉस्ट प्राइस निकाली, कितनी आ गई? वो मेरी आ गई 780 रुपये। ये मेरी टोटल प्राइस आ गई और मेरे पास 5 किलो एप्पल आ गए। तो मेरा जो कॉस्ट था प्राइस पर केजी पूछ रहा मिक्स्ड की, तो मिक्स के पे इतने पैसे खर्च हुए हैं, इतने केजी मेरे एप्पल आ गए, तो प्राइस पर केजी हो गया 780 / 5। सीधा डिवाइड करना है आपने, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपने। 5 1 जा 5 बचे 2,
5 5 या 25, 5 से तो 156 रुपीज़ पर केजी मेरा आंसर आ गया। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने कोई फॉर्मूला लगाया, क्या डियरर क्या चीपर, और इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो एक नया मेथड सीखने को मिल रहा है आपको, सीख लो, वो तो पता ही है आपको, उससे प्रैक्टिस करो तो किताब में दे ही रखा है, वो तो आप कर ही लोगे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखा है इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ टी रुपीज़। देखो अब इस बार एक वैरायटी है 180 रुपीज़ पर केजी, एक वैरायटी है 200 रुपये पर केजी, और मिक्सचर को मिलना चाहिए इतना, मतलब 216 रुपये मिलना चाहिए, और उसे गेन भी होना चाहिए 15% का। ठीक है, यानी प्रॉफिट होना चाहिए। तो पहले हम इसकी सीपी निकाल लेते हैं। भाई प्रॉफिट पता है मुझे, और मुझे एसपी पता है, तो मुझे ये सेलिंग प्राइस रखा ना, तो मुझे एसपी पता है, प्रॉफिट पता है, तो पहले सीपी निकालूंगा। ठीक है, इसके भी 2 तरीके होते हैं, आपने फॉर्मूला याद कराओ ठीक ही बात है, पर मैं फॉर्मूला याद नहीं करता ना, तो मैंने मान लिया सीपी मेरा एक्स था, तो एक्स में मैंने प्रॉफिट ऐड किया, यानी 15% ऑफ एक्स ऐड किया, दैट शुड बी इक्वल टू 216.20। तो इसको लिखेंगे 15/100, तो ऊपर आ जाएगा 115 x/100 इज इक्वल टू 216.2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 216.2 इंटू 100/115। तो मेरी आ गई 188 रुपये आ गई सीपी, जो मुझे इन दोनों को मिक्स करके मिली। मुझे इन दोनों के मिक्सचर का रेशो निकालना, तो मैंने मान लिया कि मैंने x केजी लिए ये और y केजी लिए ये, राइट। तो इसका सीपी कितना हो गया 180x, और इसका सीपी कितना हो गया 200y। और जब मैंने इसके x केजी लिए और इसके y केजी लिए, तो टोटल एप्पल मेरे पास हो गए x प्लस y केजी, और उनका सीपी है 188, तो ये दैट शुड बी इक्वल टू x प्लस वाई इंटू 188। कोई फॉर्मूला लगाया मैंने? कुछ नहीं लगाया, बस इससे आपको x रेशो y निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 180x प्लस 200y इज इक्वल टू 188x प्लस 188y। इसको इधर ले गया माइनस में, और इसको इधर माइनस में ले गया, तो मेरा आ गया 12y इज इक्वल टू 8x। तो x रेशो y आ गया 12/8, यानी कि 4 से डिवाइड कर दिया, तो 3:2 मेरा आंसर आ गया। कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। लिखा है शॉपकीपर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ राइस रुपीज़ इतने पर केजी और इतने पर केजी, इतने रेशो मिलता है। ही सेल्स अ मिक्सचर वैरायटी इतने, फाइंड द प्रॉफिट %। इस बार उल्टा है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो पहला है मेरे पास 161 पर केजी, दूसरा है 179 पर केजी, ये मिलाया मैंने 5 किलो और 4 किलो। तो मैं टोटल सीपी निकाल रहा हूँ पहले। अगर मैं 161 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, तो मेरे पास टोटल सीपी आएगा 805 रुपये, और जब मैं 179 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, तो मेरा सीपी आएगा 716 रुपये। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो मेरा टोटल सीपी आ गया। ठीक है, तो मैंने इसमें ऐड किया, दोनों को ऐड किया, तो मेरा आ गया 1521 रुपये टोटल सीपी आ गया। ठीक है, अब मेरे पास टोटल जो राइस हो गए वो कितने हो गए, 5 + 9 9 केजी राइस हो गए। तो मैंने ये जो मेरा सीपी आया टोटल सीपी, वो 9 केजी का आया होगा, है ना। तो मैंने इसको 9 से डिवाइड कर दिया, तो सीपी मेरा आ गया पर केजी, वो आ गया 1521/9। तो मैंने 1521 को 9 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा आ गया 169 रुपीज़ आ गया, 69। समझ में आ रहा है आपको? बढ़िया। तो 169 को जब मैंने 1 पर केजी आ गया, और मुझे 202 में बेचना है, मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट % होता है, प्रॉफिट % निकालना तो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये तो पता ही होगा सबको, बहुत पुराना फॉर्मूला है। अब प्रॉफिट कैसे निकाले, 202.80 को माइनस कर देते हैं 169 से। तो मैंने 202.8 को माइनस कर दिया, तो ये आ गया 202.8 माइनस 169, तो ये आ गया मेरा कितना, माइनस कर लेते हैं 202.80 और 169.00 माइनस करते हैं 08 12 में से 9 या 3 9 में 33, ये मेरा आ गया 33.8 मेरा प्रॉफिट आ गया। अपॉन सीपी मेरा 169 है ही, और इंटू 100 ये मेरा आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 202.8 है ना, अच्छा 202, तो ये मेरा आ गया 33.8, वेरी गुड। अब 33.8 को डिवाइड करते हैं 169 से, मेरा आ जाएगा, इसे पूरा काटा मैंने, तो ये इसको 2 जीरो बढ़ाए मैंने यहाँ पे,
और ये पूरा पूरा कट रहा है 20 टाइम्स, तो 20% मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब की बात 3 वैरायटी आ गई, तो 3 वैराइटीज़ ABC के लिए मुझे मिक्स किया है 4:1:1 में। द कॉस्ट प्राइस ऑफ B दे रखा है, C दे रखा है और प्राइस ऑफ मिक्सचर दे रखा है, तो ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। A, B और C और ये मिक्सचर हो गया। इसका प्राइस इसको लिया है 4:1:1 में और मिक्सचर इसका प्राइस है मेरा A का नहीं दे रखा, मैं तो X मान लेता हूँ। B का दे रखा है 82 और C का दे रखा है 90 और मिक्सचर का दे रखा है 94। कितना आसान क्वेश्चन देखना आप ज़रा। टोटल CP निकाल लेते हैं पहले। वो आ गया मेरा 4x, ये हो गया 82 और ये हो गया 90 और टोटल देखो मैंने इसके लिए 4 kg, इसके लिया 1 kg, इसका लिया 1 kg, टोटल हो गया 6 kg। तो मैंने 6 को 94 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस आपको ऐसे निकालना है, आंसर आ जाएगा आपका। तो पहले 94 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ रहा है 564 और इनको माइनस कर देते हैं, तो 4x आ जाएगा मेरा 564 माइनस 90 माइनस 82, तो इसको माइनस 82 और माइनस 90 किया, ये आ गया 392 और 392 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 98। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 98, इसका मतलब इसकी कॉस्ट हो गई 98 रुपीज़। क्लियर है आपको? कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहा मैं, आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत ही आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं, बस आपको ऐसे प्रैक्टिस करते जाना और क्वेश्चन होते जाएंगे आपके, राइट। चलिए जी आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है लिखा है ए वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स X and Y इन द रेशियो ऑफ 3:5। चलो जी, क्या कह रहा है वो? एक वेसल है जिसमें 2 मिक्सचर हैं, एक 3 है एक 5 है, टोटल इतने हैं। उसमें से मैंने 8 लीटर मिक्सचर निकाला और 8 लीटर लिक्विड X को ऐड कर दिया, तो वापस उतना ही मिक्सचर जितना पहले था। भाई मैंने 8 लीटर मिक्सचर निकाला और 8 लीटर X ऐड कर दिया। नाउ इफ द रेशियो ऑफ लिक्विड X and Y नाउ 7:10, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड X and Y वर कंटेन्ड बाय द वेसल इनिशियली। वो पूछ रहा है भाई हमारा जो वेसल था वो कितने लीटर का था, पूरा भरा हुआ था। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। पूरा भरा हुआ लीटर है, इसमें मान लो मतलब हो सकता है कि 80 लीटर भी हो सकता है 160 लीटर भी हो, उसमें रेशियो है 3:5 का। मैंने इसमें से 8 लीटर मिक्सचर निकाला और उसमें 8 लीटर मैंने X ऐड कर दिया। नाउ रेशियो इज़ 7:10, तो मुझे निकालना इनिशियली कितना था। ठीक है, तो मान लेते हैं मैंने मान लिया कि भाई अगर रेशियो 3:5 है तो मैंने मान लिए 3x हमारा लिक्विड X है, या X नहीं लेते, X में कन्फ्यूज हो गया, P लेते थे। 3P रेशियो मतलब लिक्विड X है और 5P लिक्विड Y है, इसका मतलब टोटल लिक्विड जो हो गया वो हो गया 8P। ये मुझे निकालना है, 8P मेरा आंसर होगा, मतलब बेसिकली मुझे P निकालना है। अब मेरे पास X है 3P और Y है 5P, तो इनका रेशो पता ही है आपको क्या है। अब मैंने इसमें से 8 लीटर मिक्सचर निकाला। ये निकालते हैं कि अगर मैंने 8 लीटर का मिक्सचर निकाला जिसमें 3:5 है, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 3 लीटर X होगा और 5 लीटर Y होगा, क्योंकि आपको सीधा सीधा रेशो 5:3 है, तो 8 सम आ रहा है। पर निकालते कैसे हैं? X का रेशो अपॉन टोटल रेशो इनटू टोटल क्वांटिटी, तो ये भी 3 आएगी, जैसे कि मैंने बताया आपको अभी ऐसे ही 5 का निकाल लेते हैं। 5 अपॉन टोटल रेशो इनटू टोटल क्वांटिटी 5 आ गई। इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने 3 लीटर तो X माइनस कर दिया और 5 लीटर मैंने Y माइनस कर दिया और मैंने 8 लीटर X जोड़ दिया, यानी कि मैंने इसमें 8 लीटर X जोड़ दिया। नाउ रेशो इज़ 7:10। ये मेरी इक्वेशन आ गई। बस आपको इससे P की निकालनी है और P को पुट करना है यहाँ पे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। चलिए, तो ये कितना हो गया +5, तो ये हो गया 3P + 5 अपॉन 5P - 5 इज इक्वल टू 7:10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 30P + 50 इज इक्वल टू 35P - 35। तो इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर, तो मेरा आ गया 85 इज इक्वल टू 5P। P की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 5 1 = 5, 5 7 = 17 आ गई P की वैल्यू, और मैंने 17 पुट कर दी यहाँ पे। तो 8 × 17 कितना होता है? 8 × 17 बताओ जरा जल्दी से। 8 17 होता है 136। तो टोटल हमारी क्वांटिटी हो गई 136 लीटर क्वांटिटी का मिक्सचर था जब ओरिजिनली था मेरे पास। ठीक है, तो कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया मैंने इसमें।
सीधा सीधा कंसेप्ट लगाया और आंसर अपना आ गया, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन आता है, इस बार 2 वेसल्स हैं पी और क्यू, एक वेसल पी है एक वेसल क्यू है। इसमें जो रेशो है वो 5:3 है और इसमें जो रेशो है 13:3 है। इन व्हाट रेशो मिक्सचर फ्रॉम 2 वेसल्स शुड बी मिक्स टू गेट न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर 3:1। क्या कह रहा है हमसे वो कह रहा है कि मैंने मान लो x लीटर इसका लिया और y लीटर इसका लिया, तो मुझे x/y निकालना है। और जब मैंने इन दोनों को मिक्सचर लिया तो जो उसमें रिजल्टिंग मिक्सचर आया यानी कि मिल्क रेशो वाटर का वो 3:1 होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बताया था अभी आपको, देखो मेरा मिल्क और वाटर कितना कितना आएगा निकाल लेते हैं। अगर मैं इसका ले रहा हूँ x लीटर तो उसमें मिल्क कितना होगा, मैंने आपको अभी बताया, देखो ये वाला तरीका बताया था ना, ये वाला तरीका बताया था, ये तरीका यूज़ करना है आपने। तो इसमें मिल्क कितना होगा भाई, इसमें क्वांटिटी है 5:3, तो मिल्क होगा 5 अपॉन टोटल क्वांटिटी, टोटल रेशो है 8 और मैंने लिया है x लीटर, तो ये हो गया मिल्क, ठीक है। अब इसी में वाटर कितना होगा, वाटर का रेशो अपॉन टोटल रेशो इनटू x, ये आ गया मेरा वाटर पहले वेसल से। अब दूसरे वेसल कर लेते हैं। दूसरे वेसल लिया है मैंने y लीटर और रेशो है 13:3, तो इसका मिल्क कितना होगा 13 अपॉन टोटल इंटू y और इसका होगा 3 अपॉन टोटल इंटू y। ये हो गया टोटल मिल्क, ये हो गया टोटल वाटर और ये रेशो शुड बी 3:1, ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। बस आपको निकालना है x अपॉन y की वैल्यू। तो सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, 16 कॉमन लेके मतलब 60 एलसीएम लेके काट देते हैं, आसान पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा 10x प्लस 13y अपॉन ये हो जाएगा मेरा 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 3:1। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 10x प्लस 13y इज इक्वल टू 18x प्लस 9y। इसको इधर माइनस कर देते हैं और इसको इधर माइनस कर देते हैं, तो मेरा आ गया 4y इज इक्वल टू 8x। तो मेरा x/y आ गया 1:2, बस मेरा आंसर आ गया। तो मैंने इसका मतलब x लिया 1 लीटर और y लिया 2 लीटर, तो मेरा रिजल्टिंग सोल्यूशन जो आया उसमें 3:1 वाटर और मिल्क है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। चलिए जी, लिखा है ए मिल्क मैन हैज़ 2 कैन्स, 2 कैन है, सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे भी। फर्स्ट कंटेनिंग 75% of milk and rest water, whereas a second containing 50% of milk and rest water. How much mixture should be mixed to each so that we get 20 liters of mixture and such ratio is 5:3 होना चाहिए मिल्क। तो सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट, बस में दिया हुआ 20 लीटर मुझे सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, कर देते हैं। पहले कैन में 75% मिल्क है, इसका मतलब 75 अगर मिल्क है तो वाटर होगा 25, तो रेशो हो गया 3:1 हो गया। दूसरा जो है उसमें है 50% मिल्क और 50% वाटर हो गया, तो ये हो गया 1:1, ठीक है। मुझे टोटल चाहिए 20 लीटर, तो मैंने मान लिया कि मैंने इसके लिए x लीटर, तो इसके लिए मैंने 20 माइनस x लीटर, ठीक है। अब मुझे चाहिए टोटल 5:3, तो मैं क्या करता हूँ, मैं खाली वाटर मिल्क की बात कर लेता हूँ। अगर 20 लीटर में 5:3 से मिल्क रेशो वाटर है तो उसमें मिल्क कितना होगा 5 अपॉन टोटल रेशो इंटू 20। ये तो क्लियर हो गया ना आपको भी। चलो इसे काट लेते हैं। तो 4 5 जा 4 2 जा, तो मेरा आ गया 25/2 मुझे मिल्क चाहिए जी। तो मैं खाली मिल्क से निकाल लूँगा, उस मिल्क से आंसर आ जाएगा। अब इस वाले में मिल्क कितना होगा सोचो ज़रा, वही मिल्क का रेशो अपॉन टोटल रेशो इंटू x, क्योंकि मैंने x लीटर लिया है। दूसरा होगा मिल्क का रेशो अपॉन टोटल रेशो है, टोटल 4 आएगा सॉरी, और ये हो जाएगा 20 माइनस x और इनको प्लस करके द मिल्क शुड बी 25/2। बस आपको x की वैल्यू निकालनी है, आंसर आ जाएगा, क्योंकि x अगर ये होगा तो 20 माइनस x ये हो जाएगा। निकाल लेते हैं। तो पहले 4 एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू 20 माइनस x इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 इंटू 4 यहाँ चला गया, ये हो गया मेरा 50। तो ये हो गया 3x माइनस 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 50। तो मेरे x की वैल्यू आ गई 10, इसका मतलब 10 मैंने ये लिया और 10 मैंने ये लिया और मेरा रेशो आ गया 1:1, मतलब 10 दोनों लिए मैंने और आंसर आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अगला है अ कंटेनर contains 40 liter of milk. From the container 4 liter milk are taken out and replaced by water. This process was repeated 2 more times. इसका मतलब टोटल 3 टाइम्स के लिए हमने, है ना।
हाउ मच मिल्क इज़ नाउ लेफ्ट इन द कंटेनर। इसका आपको सीधा याद करना है, फॉर्मूला याद करना है। जब भी हम एक चीज़ को रिपीट करते हैं 3 बार 4 बार तो एक फॉर्मूला होता है हमारा, जो हमारा लास्ट में जो क्वांटिटी बची, जैसे हमारा मिल्क था 40 लीटर, तो जो लास्ट में मिल्क बचा, मिल्क कंटेन आफ्टर n टाइम्स, तो उसका सीधा फॉर्मूला याद करना है आपने, x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n। ठीक है, अब x क्या है, y क्या है, n क्या है। x वो है जो मेरा इनिशियली था 40, y क्या है जितना निकाला मैंने 4 लीटर निकाला, और n कितनी बार निकाला, तो टोटल हो गया 3। बस आपको x y वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो x हो गया 40, ये हो गया 1 माइनस 4 अपॉन 40 होल पावर 3, तो ये हो गया, इसे काटे थे 10 टाइम्स, एलसीएम लेंगे तो 9 अपॉन 10 आ जाएगा, तो 40 इंटू 9 अपॉन 10 की पावर 3, सॉल्व कर लेंगे तो 9 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10, इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, तो मेरा आ जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 4, है ना, तो मेरा आ जाएगा 29.16 लीटर बचा है उसमें आफ्टर 3 टाइम्स ये रिपीट करने के बाद। ठीक, ये सीधा फॉर्मूला याद करना है ये वाला, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब इसी का क्वेश्चन एक और आता है, लिखा है फ्रॉम द कंटेनर फुल ऑफ एल्कोहल, 6 एल्कोहल था, इसका मतलब x की वैल्यू 6 थी, और फ्रॉम कंटेनर फुल ऑफ एल्कोहल नहीं y x है, y 6 है, क्योंकि पता नहीं कितना था, x मुझे पता नहीं कितना था, निकालना है मुझे, हाँ ओरिजिनल निकालना है, तो x मुझे निकालना है। 6 निकाला और रिपीट किया 1 मोर टाइम, इसका मतलब n हो गया 2 मेरा। नाउ रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल एंड वाटर लेफ्ट इन द कंटेनर इज 9:16। अब जो हमारा कंटेनर था उसमें जो अब जो क्वांटिटी बची है उसमें जो रेशियो है वो 9:16 है। ठीक है, तो पहले हम लगाते हैं फॉर्मूला, x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स होल पावर n। ये था फॉर्मूला, कितना मेरा जो एल्कोहल है वो बचा। ठीक है, अब यहाँ रेशो है, ये है एल्कोहल रेशो वाटर की, ये है वो एल्कोहल का रेशो और ये है वाटर का रेशो। तो अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ये तो मेरा एल्कोहल बचा हमारा और इनिशियली एल्कोहल ये था, तो इसका रेशो कितना होगा, एल्कोहल हमारे पास ये बचा और टोटल जो बचा वो 16 + 9 बचा, यानी कि 9/25। ये बच्चे गलती करते हैं कि बच्चे इसी को इसके इक्वल पुट कर देते हैं 9/16, उससे आंसर गलत आएगा आपका, क्योंकि ये तो रेशो हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी का और जो वाटर का उसका क्वांटिटी का, लेकिन मुझे तो रेशो निकाल रहा हूँ मैं, जो बचा रहा हूँ लेफ्ट एल्कोहल अपॉन टोटल एल्कोहल निकाल, तो मुझे एल्कोहल नीचे रखना पड़ेगा, तो एल्कोहल जो आएगा टोटल आएगा, जो टोटल मिक्सचर था हमारा। क्लियर है, चलिए जी अब इसे निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस 6/x होल पावर 2 इज इक्वल टू 9/25, 3/5 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 6/x इज इक्वल टू 3/5, बस इससे x आ जाएगा जो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 6/x, ये आ गया मेरा 2/5 इज इक्वल टू 6/x, तो मेरी x की वैल्यू आ गई 30/2, यानी कि 15 लीटर का सोल्यूशन था ओरिजिनली। बात समझ आई? तो याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आएगा जो रेशो दी होगी, बाद वाली रेशो दी होगी, तो उसमें आपको ऊपर तो यही आएगा लेकिन नीचे आएगा इन दोनों का सम। ठीक है, अच्छा एक बात और ना, कभी ऐसा हो कि यहाँ पे जो रेशो दिया हो उल्टा दिया हो वाटर रेशो एल्कोहल, तो उल्टा मत करना, मतलब उल्टा ही कर देना। फिर कभी भाई अगर यहाँ वाटर रेशो एल्कोहल दिया होता तो मेरा नीचे जाता से आता, ऊपर आता 16, नीचे आता 25, अगर ये उल्टा रेशो दिया होता तो। ठीक है, तो ये तो हमारा रेशो प्रोपोर्शन। आगे चलते हैं, अब है बोट एंड स्ट्रीम्स। इसमें केवल 2 ही चीज़ आपको याद करनी है। पहली चीज़, अगर मैं विद करंट जा रहा हूँ, विद करंट, तो मेरी स्पीड होती है x + y, और अपोजिट करंट जा रहा हूँ अगेंस्ट करंट, तो मेरी स्पीड होती है x - y, जिसमें x होती है बोट की स्पीड और y होती है करंट की स्पीड। बस इतना, एक चीज़ इतना याद करना है। और एक फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस ये 2 फॉर्मूले हैं, पूरा एक्सरसाइज आराम से इससे हो जाएगी। राइट, चलो क्वेश्चन करते हैं सीधा। लिखा है इन 2 hours बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन द रिवर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम मतलब होता है विद करंट। डाउन स्ट्रीम, अब ये कैसे याद करोगे आप? मान लीजिए आप पहाड़ पर जा रहे हैं कहीं, और आप पहाड़ से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो डाउन जा रहे हैं, तो डाउन का मतलब आप विद करंट जा रहे हैं, मतलब आपकी स्पीड बढ़ गई, तो आपने प्लस कर दिया।
और जब आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हो यानी कि जा रहे हो आप अप स्ट्रीम, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, तो ये हो गई माइनस। भाई इतना याद रखना है आपने। एट 17 km/h एंड रिटर्न्स बैक एंड इतने km/h, फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीम। तो वो किसी सिंपल कह रहा है कि जो x + y है दैट इज़ 17, तो मैंने लिख दिया सीधा x + y = 17 और x - y = 9। और मुझे स्पीड ऑफ स्टीम निकालनी है, यानी कि मुझे निकालनी है y की वैल्यू। कुछ नहीं करना है आपने, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देना है। ये कट गया तो 2y मेरा आ गया 8, y की वैल्यू आ गई 4 km/h। आंसर आ गया डायरेक्टली, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। लिखा है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर। जो मैंने आपको बताई थी x स्पीड ऑफ बोट, वो हमेशा स्टिल वाटर में मानी जाती है। ठीक है, तो लिखा है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ करंट मतलब करंट की स्पीड 15:24 है। इसका मतलब x जो है मेरा 25 k मान लिया मैंने और y मान लिया 4 k। जो रेशियो दिया होता है k मान लेते हैं ना। चलिए जी, द मोटर बोट गोट सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 5 hours 15 minutes, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक। ठीक है, तो एक सर्टेन डिस्टेंस है और वो जा रहा है डाउन स्ट्रीम, तो मैंने डिस्टेंस को d मान लिया। डाउन स्ट्रीम में x + y होता है, तो d/x + y = 5r और 15 मिनट्स को मैंने r में चेंज कर लिया, ये कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, इसमें x और y की वैल्यू पुट करते हैं। d/25k + 4k = ये काटा 4 बार, तो ये आ गया 21/4। तो d/29k = आ गया 21/4। इससे मैंने d/k की निकाली वैल्यू, वो आ गई 29 × 21/4। चलिए, अब वो कहता है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक। अब वो सोचो जरा, जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो जब वो आएगा वापस, तो ऑब्वियसली बात है अप स्ट्रीम हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है d/x - y की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात है। तो मैंने यहाँ भी x और y की वैल्यू पुट कर दी, तो d/25k - 4k, ये आ गया d/21k। अब देखो d/k की वैल्यू ये है, तो मैंने d/k की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, तो मेरा आंसर आ गया 29 × 21/4। ये तो d/k की वैल्यू हो गई और 21 पहले से था ही, ये कट गया, मेरा आ गया 29/4, यानी कि आ गया 7.25। आंसर आ गया, सिंपल। अच्छा, मैं कायदे में मुझे टाइम को पॉइंट्स में नहीं लिखना चाहिए। अब 0.25 है तो मैं कैसे करूँगा भाई, 7 hours तो पूरे हो ही गए, अब बचे 0.25 hours। अब 0.25 hours को मैं मिनट्स में कैसे चेंज करूँ, सिंपल, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो मेरा आ जाएगा 15 मिनट। तो मेरा आंसर आया 7 hours और 15 minutes। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला है अ बोट गोज 20 मीटर अप स्ट्रीम 20 मीटर 6 hours, यानी कि एक बोट जो है वो 20 पहले अप जा रही है, फिर 22 जा रही है डाउन, और टोटल 6 hours लग रहे हैं। तो मैंने निकाला टाइम, अप स्ट्रीम का टाइम हो गया x - y और वाई स्ट्रीम का डाउन स्ट्रीम का टाइम हो गया x + y एंड दैट इज इक्वल टू 6। ये तो मेरी बन गई पहली इक्वेशन। इफ इट गोज 25 अप स्ट्रीम 33 डाउन, तो 25 अप स्ट्रीम + 33 डाउन स्ट्रीम, वो टोटल जा रहा है 8। मुझे निकालनी है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्टीम, मतलब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन हमने 10th क्लास में सॉल्व किया है, फिर बताता हूँ क्या करना है आपने क्या करना है, इसको फ़िलहाल a मान लेना है और इसको फ़िलहाल b मान लेना है, आसान पड़ेगा आपको। तो मेरी इक्वेशन बन गई, पहली बन गई 20a + 22b = 6, दूसरी बन गई 25a + 33b = 8। अब मुझे या तो a निकालना है b निकालना है, तो मैंने पहले a निकालता हूँ। तो मैंने इसमें कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, इसमें कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गई 60a + 66b = 18, और ये हो गई 50a + 66b = 16। दोनों को माइनस कर दिया, तो ये तो कट गए। मेरा आ गया 10a = कितना आ गया 2, तो a की वैल्यू आ गई 1/5, राइट। अब मैंने a की 1/5 पुट कर दी यहाँ पे, तो ये आ गया 20/5 + 22b = 6। तो मेरा आ गया, ये हो गया 4 माइनस हुआ, तो b की वैल्यू आ गई 1/11। ठीक है, अब आपको a और b की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो x और y, x + y और x - y की वैल्यू आ जाएगी। जब मैं पुट करूँगा a की वैल्यू यहाँ पे, ये मेरा था 1/5, तो मेरी x - y आ जाएगा 5 और x + y आ जाएगा 11। दोनों इक्वेशन को प्लस कर दूंगा, तो 2x = 6, x की वैल्यू आ गई 3, x की 3 यहाँ पुट कर देंगे, तो y की कितनी आ जाएगी, 6 नहीं आएगी, कर दी मैंने। 2x = 16 आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8।
तो x मेरा 8 आ गया, x की वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो मेरा आंसर आ गया स्पीड ऑफ बोट आ गई मेरी 8 और स्पीड ऑफ स्टीम आ गई मेरी 3, बस ये मेरा आंसर होगा किलोमीटर पर आवर में, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है ए मैन टेक ट्वाइस एज लॉन्ग एज रो अगेंस्ट द स्टीम एज रो सेम डिस्टेंस विद द स्पीड, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर में। क्या कह रहा है वो कहता है अगर वो कुछ डिस्टेंस जाता है अगेंस्ट में तो उसे टाइम डबल लगता है जब वो उसी डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम जाता है। तो डिस्टेंस दी मान लिया मैंने, तो अगर वो अगेंस्ट जाता है तो टाइम ये हुआ, और वो विद जाता है तो टाइम ये हुआ। वो कहता है ये टाइम इससे डबल है, तो मैंने डबल रख दिया। बस अब मुझे x अपॉन y निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है देखो। तो पहले d से d काट देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 2y, 3y इज इक्वल टू x रेशो y आ गया 3:1, बस आंसर आ गया। 2 लाइन का क्वेश्चन था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये दोबारा आ गया, ये करते हैं। लिखा है मोटर बोट टेक्स 3 hours टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक इन द सेम डिस्टेंस इन 11 hours। तो कितना आसान देखो, एक बोट सर्टेन डिस्टेंस जाती है अप स्ट्रीम, तो d डिस्टेंस मान लेना, d अपॉन x माइनस वाई, वो दे रखा है 3 hours। रिटर्न बैक, जब रिटर्न करेगा तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, वापस सी बात है। तो वही डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में वो है 1 घंटा 15 मिनट, यानी 1 + 15/60। तो ये कट जाएगा 4, तो यह आ जाएगा 5/4, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 7, मुझे स्ट्रीम की यानी कि y दे रखा है 7, और मुझे निकालनी है बोट की यानी कि x की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। तो पहली बात तो मुझे d नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ से d निकाला, मेरा d आ गया 3 × x माइनस वाई, यहाँ से d निकाला, वो मेरा आ गया 5/4 × x प्लस वाई। दोनों डिस्टेंस तो इक्वल है, तो मैंने दोनों d को इक्वल पुट कर दिया, यानी कि 3 × x माइनस वाई इज इक्वल टू 5/4 × x प्लस वाई। बस इसमें x y की 7 रखनी है और x निकालनी है, आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 × x माइनस 7 इज इक्वल टू 5 × x प्लस 7, तो ये आ गया 12x माइनस 12 सत्ते 84, और ये हो गया 5x प्लस 35, तो मेरा 7x इज इक्वल टू 35 + 84, 35 + 84, ये मेरा आ गया 119, और इसको 7 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 17। तो x की वैल्यू आ गई 17, तो मेरी स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गई 17 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है ए मैन कैन रो इतने किलोमीटर स्टिल वाटर, यानी कि x की वैल्यू हो गई। इफ़ द स्पीड ऑफ करंट इज, ये यार y दे रखा है, तो एंड ही टेक्स 4 hours टू रो टू प्लेस एंड देन बैक, फाइंड हाउ। x दे रखा है, y दे रखा है, और एक जगह वो गया फिर वापस आया, टोटल टाइम लगा उसे 4 घंटे, यानी कि डिस्टेंस d मान ले d अपॉन x प्लस वाई प्लस d अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दो, d आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है यार। तो d अपॉन 8 + 2 इज प्लस d अपॉन 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो d अपॉन 10 प्लस d अपॉन 4 इज इक्वल टू 4। एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम आ जाएगा कितना 20, तो 2d + 5d इज इक्वल टू 4, तो मेरा आ गया 7d इज इक्वल टू 80, d की वैल्यू आ गई 80/7 किलोमीटर। ये मेरा आंसर आ गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। मैंने गलती कर दी वैसे, आपने देखा ही नहीं, 8 - 2 4 नहीं होते हैं, 6 होते हैं। ओहो, तो ये 6 कर देते हैं। अब तो कुछ चेंज हो गया क्वेश्चन में, तो अब एलसीएम तो 20 नहीं आएगा। अब एलसीएम क्या आएगा तो बताओ। चलो एक काम करते हैं, हम एलसीएम सीधा लेते हैं ना। एलसीएम आएगा 30 अब, तो ये हो जाएगा 3d + 5d इज इक्वल टू 4, 9d इज इक्वल टू 4 × 120, तो d की वैल्यू आ गई 120/9। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हाँ देखो, फिर गलती कर दी मैंने। आप गलती देखते नहीं हो आप। 3 + 5 9 होता है, कोई 8 होता है यार। क्या तुम भी यार अच्छे आदमी नहीं हो। तो ये तो कट जाएगा, अब तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 × 12, 15 किलोमीटर आ गया, आंसर आ गया। अब अच्छा लग रहा है ना, मतलब थोड़ा 15 आ गया। पहले तो गलती 2 कर दी क्वेश्चन हमने, आप देखते नहीं, इसका ध्यान कहीं और है आपका। आगे चलते हैं। लिखा है ए बोट टेक्स 90 minutes लेस टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम दैट ऑफ ट्रेवल सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। क्या कह रहा है हमसे, अगर वो 36 किलोमीटर जाएगा डाउन स्ट्रीम तो उसे 90 मिनट्स कम लगेगी अगर वो 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि जो अप स्ट्रीम का टाइम है वो डाउन स्ट्रीम के टाइम से 90 मिनट्स ज़्यादा है। भाई डाउन में टाइम कम लगेगा ना, तो ये डाउन का टाइम, ये अप का टाइम, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा वैसे कम माइनस करेंगे, याद रखना। इफ़ द स्पीड ऑफ बोट इज स्टिल वाटर 10, इसका मतलब एक्स की 10 दी हुई है, मुझे वाई निकालना, कुछ नहीं करना आपने, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, वाई निकाल लो। कितना आसान क्वेश्चन है बताओ, इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो सकता है कुछ? चलिए जी, तो फिर निकाल लेते हैं। 9/10 आ गया, इसका एलसीएम आएगा, पहले 36 कॉमन ले लेते हैं और अंदर इसका एलसीएम 10 माइनस वाई इंटू 10 प्लस वाई, और यहाँ आ गया 10 प्लस वाई माइनस 10 प्लस वाई, और ये आ गया 9/10, ये से काट दिया 4 बार, तो ये आ गया मेरा 10 से 10 कट गया 8y अपॉन 100 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 80y इज इक्वल टू 100 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 80y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। देखो इस क्वेश्चन में फिगर कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब आप चलो, ये 90/100 क्यों किया मैंने पता है आपको? नहीं, 90/100 नहीं आया, 90/60 आएगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं भैया, ध्यान नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी आप। ये 6 आएगा यहाँ पे, तो मेरा हो जाएगा 48y इज इक्वल टू 100 माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 48y इज माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं ऐसे कि नंबर मल्टीप्लाई करके 100 आए और माइनस करके 48 आ जाए, तो 50 माइनस 2 कर लेते हैं सीधा ना, तो वाई स्क्वायर प्लस 50y माइनस 2y माइनस 100 इज इक्वल टू 0, तो y प्लस 50 और y माइनस 2, तो y की वैल्यू तो आएगी माइनस 50, एक y की वैल्यू आएगी 2। अब मुझे -50, देखो कि डिस्टेंस मतलब स्पीड कभी नेगेटिव तो नहीं होती है वैसे, बट इस केस में नहीं होगी, तो हमारा y हो गया 2, इसका मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई मेरी 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से बोर्ड्स का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं वाला, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम और एक रेस, 2 चैप्टर बचे हैं बस। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है ए मैन रोज टू ए प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ इतने किलोमीटर एंड रिटर्न बैक इन 14 आवर्स, मतलब 48 जाता है वो और 48 आता है, टोटल टाइम लगता है उसे 14 आवर्स। इसका मतलब ये तो क्लियर बात है कि अगर एक तरफ डाउन स्ट्रीम होगा तो दूसरी तरफ अप स्ट्रीम होगा, तो मैंने सोचा नहीं कौन सा डाउन कौन सा अप, मैंने सीधा प्लस कर दिया। He finds that he can row 4 किलोमीटर विद स्ट्रीम इन द सेम टाइम 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। क्या कह रहा है वो, ये ध्यान से पढ़ो। वो कहता है जितने टाइम में वो 4 किलोमीटर विद स्ट्रीम जाता है उतने ही टाइम में वो 3 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम। इसका मतलब 40/x प्लस वाई, वो 4/x प्लस वाई इक्वल 3/x माइनस वाई। ठीक है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब बेसिकली अब मुझे x वाई निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, यानी कि मुझे y की वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 7y आ गया। अब मुझे y निकाला, तो मैंने x की जगह 7y पुट कर दिया यहाँ पे, तो 48/8y प्लस 48/6y इज इक्वल टू 14। ये कट रहा है इससे 6 बार, ये कट रहा है 8 बार, तो 6/y प्लस 8/y इज इक्वल टू 14, तो ये आ गया 14/y इज इक्वल टू 14। y की वैल्यू आ गई 1 किलोमीटर पर आवर। कितना आसान क्वेश्चन था यार, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए जी आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट है पाइप एंड सिस्टम्स का। पाइप एंड सिस्टम्स का कंसेप्ट वही है जो हमने टाइम एंड वर्क किया 11th क्लास में। पहले हम वन डे वर्क निकालते थे, फिर उन्हें ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, मतलब वन डे वर्क से कुछ होता है। ऐसे ही हमारा पाइप का होता है, 1 आवर वर्क से होता है इसमें, क्योंकि पाइप भरता है इतने घंटे में, तो उसका 1 घंटे का काम हो जाएगा इतना। सेम कंसेप्ट है वर्क, टाइम एंड वर्क वाला। सीधा क्वेश्चन चलते हैं। ए पाइप कैन फिल द टैंक 40 मिनट्स ड्यू टू लीकेज, अ बॉटम ऑफ 60 मिनट्स टू 60 मिनट टू फिल द टैंक, हाउ मच टाइम विल टेक टू लीकेज एम्प्टी द फुल टैंक। इसका मतलब ये हुआ कि एक पाइप भरता है 40 मिनट में, ड्यू टू लीकेज द बॉटम इट टू 60, अब की बार उसे एक नीचे लीकेज हो गया, तो अब उसे लग रहे हैं 60 मिनट्स। तो बताना हमें है कि जो लीकेज हुआ वो कितने देर में एम्प्टी को खाली कर देगा। तो मैंने मान लिया, मतलब जो पाइप था वो उसका 1 आवर वर्क हो गया 1/40, और मैंने मान लिया कि इसको लगेंगे x मिनट्स, तो माइनस है लीकेज है इक्वल टू 1/60, बस इससे x निकालना, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 1/40 माइनस 1/60 इज इक्वल टू 1/x। इसका एलसीएम आ जाएगा 240 ले लेते हैं, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/x, 2/240 इज इक्वल टू 1/x और 240 आएगा, ठीक है।
तो मेरा आ गया 120, तो x की वैल्यू आ गई 120 मिनट्स। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, सही सही किया ना हमने। 1/40 यानी कि पानी भर रहा है, लीकेज है तो घटेगा, माइनस होगा 1/x मान लिया मैंने, x मान लिया, टोटल R जिसमें लीकेज को, वो जो लीकेज वाला पाइप है वो पूरे पाइप को खाली कर देगा, मतलब पूरे टैंक को खाली कर देगा। तो मैंने किया कि वो ये भर रहा है और ये निकाल रहा है, ये 1/60 क्योंकि 60 मिनट्स हो गया, इसको धर लिया, इनका एलसीएम कितना आएगा 240 है ना, 120 भी आ सकता था, वैसे एक ही बात है, तो आंसर उससे सेम आता, तो एक्स आ मेरा 120 मिनट्स, तो यानी कि जो लीकेज है वो 120 मिनट्स में टैंक को खाली कर देगा। नेक्स्ट, 2 pipes A and B running together to fill the tank 6 minutes, यानी कि 1/A plus 1/B is equal to 1/6। पहले क्वेश्चन ये बन गई मेरी, इफ द पाइप A takes 5 minutes less than B, तो अगर B को मैं B मान लिया, मतलब B को B मान लिया, तो A कितना हो जाएगा मेरा B -5। साफ साफ नजर आ रहा है, मुझे निकालना है पाइप B का, यानी B की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने यहाँ कर दी A की वैल्यू B -5 रख दी, और कुछ नहीं करना, अब सॉल्व करना है, एलसीएम ले लिया, तो B plus B -5 अपॉन B इंटू B -5 इज इक्वल टू 1/6। इसका एलसीएम आ जाएगा 2B -5 इंटू 6 इज इक्वल टू B² -5B, तो ये आ गया 12B -30 इज इक्वल टू B² -5B, तो B² माइनस इधर जाएगा माइनस में, तो ये 17B हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, 15 दूनी 30, तो B² -15B माइनस 2B प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया B -15 और B -2, तो B की दो वैल्यू आ गई 15 और 2। ठीक है, अब वो कहता है टोटल जो B जो हमारा A है वो 5 मिनट कम लेता है, अगर मैं B को लेता हूँ 2 तो मेरा A की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं A की वैल्यू 2 कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि B नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब B की वैल्यू आ गई मेरी 15, इसका मतलब B जो पाइप है वो टैंक को 15 मिनट में फुल कर देगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। लिखा है 2 पाइप्स, ये तो सेम आ गया दोबारा क्वेश्चन यार, ओह चलो यही था ना सेम, हाँ यही था, आगे चलते हैं। 2 पाइप्स A and B fill the certain 32 and 48 मिनट्स, मतलब पाइप A है वो 32 मिनट्स में, पाइप B है 48 मिनट्स में, बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर सम टाइम एंड देन पाइप B इज टर्न ऑफ, फाइंड व्हेन द पाइप B मस्ट बी टर्न ऑफ सो दैट द सिस्टर्न गेट फिल्ड इन 24 मिनट्स। कितना आसान क्वेश्चन, देखो कैसे करते हैं इसे। सबसे पहले कुछ देर काम किया A ने और B ने मिलके, उसके बाद B तो हो गया बंद, उसके बाद बचा केवल A काम कर रहा है और टोटल लगे 24 मिनट्स। तो मैंने माना कि जो A और B ने मिलके काम किया वो किया n मिनट्स, उसके बाद जो बाकी टाइम बचा उसमें काम किया सिर्फ A ने, और टोटल काम हमेशा 1 होता है, बस इससे आपको n निकालना है, आंसर आ जाएगा। दोबारा समझते हैं, कुछ देर A और B ने मिलके काम किया, उसके बाद बाकी टाइम जो बचा उसमें खाली A ने काम किया क्योंकि B टर्न ऑफ हो गया, और जो काम हुआ वो कब हमेशा एक होता है, बस मुझे n निकालना है, आंसर आ जाएगा। तो पहले इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम क्या आएगा 96 एलसीएम लेते हैं इसका, तो ये आ गया 3 + 2 यानी कि 5/96 n प्लस 24/32 माइनस n/32 इज इक्वल टू 1। इन दोनों का एलसीएम फिर से 96 आएगा, तो 5n - 3n इज इक्वल टू 1 - 20, इसे काट लेते हैं, 8 से 8 या 24 और 8 × 24 32, 1 - 3/4 1/4 आ गया, तो मेरा ये कितना बचा 2n/96 इज इक्वल टू 1/4, तो इससे कट गया ये कितने बार 4 × 4 4 दूनी 8 और 4 × 16, तो मेरी n की वैल्यू आ गई 24/2 यानी 12 मिनट आंसर आ गया। इट मीन्स 12 मिनट काम किया A और B ने मिलके, और फिर अगले 12 मिनट किया खाली A ने, तो टोटल टाइम लगा 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। लिखा है 2 पाइप्स A and B कैन फिल द टैंक इन इतने आवर्स, पाइप B अलोन केप्ट ओपन फॉर 1/4 ऑफ द टाइम एंड बोथ पाइप आर ओपन रिमेनिंग। चलो क्या कह रहा है वो, सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट, बस इतना फ़र्क है कि जो B ने काम किया B और बोथ पाइप जो B अलोन ने काम किया वो किया 1, टोटल टाइम T मान लेते हैं, तो B ने किया T/4 टाइम और A और B ने मिलके किया T - T/4, यह आ जाएगा 3T/4। ठीक है, काम हमेशा 1 होता है, बताया था मैंने आपको अभी भी। तो पहले करते हैं A और B ने मिलके काम किया,
वो काम किया 3t/4 में, और फिर बी ने किया वो किया t/4 में और इक्वल टू 1। बस अब मुझे t निकालना है और मेरा आंसर आ जाएगा। फाइंड टाइम रिक्वायर्ड, तो मुझे t निकालना, t मेरा आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से कुछ मौका आपको मिलना चाहिए ना। चलो मैं आपको देता हूँ मौका, इसको सॉल्व करो, t निकालो, और आंसर गलत आता तो मुझे कमेंट जरूर करना आप कि मेरा आंसर गलत आया जी, मुझे दोबारा बताओ क्वेश्चन वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कर लिया ना, आंसर आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखा है 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 20, सेम नहीं है। There is an outlet pipe C at the bottom of the tank. If the all 3 pipes are open together, it took 40 minutes to fill the tank. Find the time taken. सेम क्वेश्चन है यार अभी। तो पहले A और B तो भर रहे हैं और C माइनस कर रहा है, मतलब आउटलेट है। टोटल टाइम 1/40, बस A का टाइम 20 है, B का टाइम 60 है, C का निकालना है 1/40, इसका एलसीएम 120। तो ये आ गया मेरा 6 + 2 - 120C = 1/40। ये से कट गया 3 टाइम, तो मेरा आ गया ये हो गया 8, है ना। तो 8 - 120C = 3, तो मेरा आ गया 5 = 120C। C की वैल्यू आ गई 5/120। सही करा मैंने, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, देख लेते, चलो कोई बात नहीं। तो मेरा आ गया काटा 524, तो C आ गया 1/24, और C मैंने क्या माना है, ओहो ये गलती कर दी मैंने, देखो आपने देखा ही नहीं, दोबारा गलती कर दी मैंने, है। चलो यहाँ से गलती है पूरा, C का एलसीएम थोड़ी लेना हमने, हमें C को उधर, हमें तो C चाहिए, है ना। तो ऐसा करते हैं, सिर्फ एलसीएम दोनों को लेते हैं, या एक काम करते हैं, पहले इसको भी ले आते हैं यार, छोड़ो। ये आ गया इधर और ये आ गया 1/C। अब ले लो एलसीएम, 1/120 एलसीएम आ जाएगा। तो 6 + 2 - 3, है ना। तो ये आ गया 6, वही सेम आंसर आ गया 24। इस बार पहले उल्टा आया था, अब सीधा आ गया, तो C आ गया 24 मिनट्स, आंसर आ गया, राइट। क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 पाइप्स ABC कैन फिल द टैंक इन 72 मिनट्स, मतलब 3 पाइप्स एक सिस्टर्न को 72 मिनट्स में फिल कर देते हैं। इफ ऑल 3 पाइप्स रिमेन ओपन फॉर 36 मिनट्स एंड देन पाइप C is closed, it took 1 hour more than to fill the tank by pipe A and B. Find the time required. तो क्या हुआ, जो तीनों ने मिलकर काम किया, यानी कि A का काम, B का काम और C का काम, इन तीनों ने मिलकर जो काम किया वो काम किया 36 मिनट्स। तो ये काम हो गया 36 मिनट्स का, ऐसे। अब पाइप C क्लोज हो गया, अब काम किसने किया, अब काम किया A ने और B ने मिलके। अब ये काम कितनी देर किया इन्होंने वो हिसाब लगाते हैं। अगर 72 मिनट्स करते हैं और 36 कर लिया, इट मींस 36 मिनट्स और बचा काम अभी, राइट। अब उन्हें 1 घंटा ज्यादा लगा, इट मींस 60 मिनट्स ज्यादा लगे A और B को काम करने में। तो 36 मिनट्स तो लगने थे, बट अब 60 मिनट्स ज्यादा लगे, इट मींस 96 मिनट्स लगे। भाई 60 मिनट तो फालतू लगे और 36 लगने थे, तो 96 मिनट्स लगे। तो इन्होंने 96 मिनट्स काम किया, और काम टोटल हमेशा 1 होता है। अब मुझे C की वैल्यू निकालनी है, बस। तो एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू मुझे पता है 1/A + 1/B + 1/C, मुझे 1/72 गिवन है, तो मैंने इसको लिख दिया 1/72। तो 36/72 प्लस 1/A + 1/B × 96 = 1। मुझे C निकालना है, तो ये तो 1/2 हो गया, इसको मैं माइनस में बदल ले गया, तो 1/A + 1/B × 96 = 1/2। 96 उधर ले आया, तो 1/96 × 2 आ गया, वो आ गया 1/A + 1/B, राइट। अब मुझे C निकालना है, तो मैंने यहाँ से 1/A + 1/B की वैल्यू आ गई, वो आ गई 1/72 - 1/C। तो 1/72 - 1/C = 1/96 × 2। तो मेरी 1/C आ जाएगा 1/72 - 1/96 × 2। ठीक है, क्लियर है। चलिए जी, अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, 24 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1/3 माइनस 24, 4 × 96 होते हैं, तो 4 × 8, 1/8 बचेगा, उसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे C निकालना है, तो उसको उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि 1/C की वैल्यू आएगी, उसको कर दिया रेसिप्रोकल, तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, बढ़िया, आगे चलते हैं। लिखा है 2 पाइप्स P and Q fill a tank in 60 minutes and 30 minutes respectively, मतलब P करता है, भरता है 60 मिनट्स में और Q भरता है 30 मिनट्स में।
थर्ड पाइप आर ड्रेन्स 5 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट, मतलब जो थर्ड पाइप है वो 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से बाहर भेजता है पानी को। इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन इट टुक्स 2 आवर टू फिल द टैंक। ठीक है जी। तो वन पी भर रहा है, क्यू भर रहा है और आर खाली कर रहा है और टोटल टाइम लग रहा है 1 अपॉन मतलब 2 आर। तो मैंने 2 को 120 मिनट्स लिया क्योंकि सारी चीज मिनट्स में है। इससे मैं 1 अपॉन आर की वैल्यू निकालूंगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 30 माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 20। इससे मेरी 1 अपॉन आर की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 30 माइनस 1 अपॉन 20 120। इसका 120 एलसीएम आ गया, 2 प्लस 4 माइनस 1, तो ये हो गया मेरा 5/120। इस मीन्स आर की वैल्यू मेरी आ गई 24 मिनट्स। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक। अब सोचो जरा कि जो थर्ड पाइप है वो 24 मिनट में पूरे टैंक को खाली कर देता है और वो करता है 5 लीटर पर मिनट से। तो अगर सोचो वो 1 मिनट में अगर 5 लीटर पानी ड्रेन करता है तो 24 मिनट में वो कितना करेगा, 24 इंटू 24, इट मीन्स 120 लीटर पानी ड्रेन कर देगा। इट मीन्स जो टैंक की कैपेसिटी है वो 120 लीटर्स की है। क्लियर, समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। 3 पाइप्स ए एंड बी ए बी सी कैन फिल द टैंक इन 5 आवर्स वर्किंग साइमल्टेनियसली। इट मीन्स जो ए बी सी मिला के हैं वो एक टैंक को 5 आवर्स में फिल करते हैं। इट मीन्स मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए। अब ये क्या कह रहा है, पाइप सी जो है वो ट्वाइस फास्ट है बी के और बी ट्वाइस फास्ट है ए के। ठीक है। इसका मतलब सबसे जो हल्का है, मतलब सबसे जो कम पावर का है वो है सी। तो लेट अस सपोज कि सी करता है उसी काम को एक्स आवर्स में। अगर सी उस काम को एक्स आवर्स में करता है तो बी तो हमारा सी ट्वाइस फास्ट है हमारा, तो जो हमारा बी करेगा वो 2x आवर्स में करेगा क्योंकि बी स्लो है। लिखा है सी इज ट्वाइस फास्ट एज बी, मतलब हमारा बी जो है वो स्लो है और जो ए है वो और स्लो है, तो ए करेगा उसी काम को 4x आवर्स। ये बात क्लियर होती है आपको? जो चीज स्लो है वो ज्यादा देर लगाएगी, तो मैंने वही किया, सी को मान लिया x आवर्स। अब ए बी सी की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 4x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। 1 अपॉन एक्स कॉमन, 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। 4 एलसीएम आएगा, 4 प्लस 2 प्लस 1 और ये 4x आ गया इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, तो ये हो गया 7। तो मेरी 4x की वैल्यू आ गई 35, राइट? 35 आवर्स 4x। अब मुझसे पूछ किसकी रहा है, वो पाइप ए की पूछ रहा है और ए कितना माना है मैंने, 4x ही तो माना है, बस ये सीधा एक आ गया, तो ए 35 आवर्स में फिल कर देगा। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं। अ टैंक कैन फिल बाई 2 इनलेट पाइप पी एंड क्यू इन 15 एंड 20 मिनट्स। पाइप ए, 2 पाइप है ए और बी, पी और क्यू। पी भरता है 15 मिनट में और क्यू भरता है 20 मिनट में। अनदर आउटलेट पाइप, अब देखो आउटलेट पाइप आर एम्प्टी टैंक इन 24 आवर्स इफ द आउटलेट पाइप इज ओपन 6 मिनट आफ्टर द पाइप ए एंड बी ओपन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पहले पी और क्यू ओपन किए, उसके 6 मिनट बाद पाइप आर भी ओपन कर दिया, मतलब तीनों पाइप ओपन हो गए और टाइम बताना है, टोटल टाइम कितना लगा। तो ये सोचो कि जब पी और क्यू ने काम किया, वो काम किया 6 मिनट, काम कर दिया, उसके बाद आर ओपन हो गया, यानी कि अब तीनों पाइप ओपन चल रहे हैं, 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन आर। और ये कितने देर चला ये मुझे पता नहीं है अभी, और मान लेते हैं, मुझे पता तो नहीं है, मान लेते हैं टी टाइम इन्होंने तो तीनों ने मिलकर काम किया और टोटल काम हो गया 1। अब मैंने निकाली टी की वैल्यू, पहले 1 पी और क्यू की आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 20 इंटू 6 प्लस 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 24 इंटू टी इज इक्वल टू 1। दोनों का अलग अलग एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आएगा 30, तो 2 प्लस 30 नहीं आएगा, 60 आएगा एलसीएम, 60 एलसीएम आएगा इसका। तो यहाँ आएगा 4 प्लस 3 इंटू 6 प्लस इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम 120 ले लेते हैं, 120, तो 15 छिक्का 90, 15 से 115 120 प्लस 6 माइनस 5 इंटू टी इज इक्वल टू 1। ये 6 से 6 कट गया, 10 बचा, ये बचा 7 अपॉन 10, इसको मैं धर ले जाता हूँ, ये हो गया 8 अच्छे 14, 14 में से 5 गए 9, 9 अपॉन 120 टी इज इक्वल टू 1 माइनस 7 अपॉन 10, तो ये हो गया 3 अपॉन 10।
अब 0 0 काट दिया मैंने, तो मेरी टी की वैल्यू आ जाएगी इससे। टी की वैल्यू आ गई मेरी 3 इंटू 12/9। ये काटा इससे 3 और ये काटा 4, तो टी की वैल्यू आ गई 4। अभी 4 मिनट आ गई, यानी कि इन तीनों ने मिलकर काम किया 4 मिनट, और इन दोनों ने काम किया 6 मिनट, तो टोटल टाइम विल बी 10 मिनट्स। ये मेरा आंसर आ गया। बात समझ में आई? पहले टी निकाला, उसमें टी में 6 ऐड कर दिया क्योंकि टोटल नहीं पूछा था मुझसे वो, इसलिए मेरा आंसर आ गया 10। ग्रेट। नेक्स्ट, अगला है गेम्स, रेसिस एंड गेम्स। इसका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मैं आपको। इसमें बस एक ही कंसेप्ट लगता है कि जो रेशो स्पीड का है, रेशो ऑफ स्पीड इज इक्वल टू रेशो ऑफ डिस्टेंस। मतलब ये सोचो, अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो उसी टाइम में आप ज्यादा चलोगे, स्पीड कम है तो उसी टाइम में कम चलोगे। लेकिन जो रेशो ऑफ स्पीड है वो 1/, है रेशो ऑफ टाइम के। मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो सेम डिस्टेंस कवर करने में आपको टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड कम है तो ज्यादा लगेगा। तो ये उल्टा हो गया, बस इस दोनों पर काम करना है और कुछ नहीं करना है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधा। ए रन्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। इसका मतलब जो स्पीड की रेशो है ए की और बी की वो है 4/1। ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 60 मीटर्स, हाउ फार मस्ट बी गोल ऑन द रेस गोज टू दैट सेम टाइम। मतलब क्या कह रहा है वो, ये जो स्टार्ट का मतलब होता है, ये होता है कि मान लो ए कहता है, ए ने बी को स्टार्ट दिया 60 मीटर का, इसका मतलब वो कहता है, ए कह रहा है बी तू जा 60 मीटर आगे खड़ा हो जा, उसके बाद रेस स्टार्ट करेंगे। तो बी यहां खड़ा है और ए यहां खड़ा है, और ये रेस स्टार्ट हुई और ये सेम टाइम पे पहुंच गए। तो मान लेते हैं टोटल जो डिस्टेंस थी वो एक्स मान लेते हैं, वो एक्स ही पूछ रहा है हमसे। तो ए चला एक्स डिस्टेंस, बी चला एक्स माइनस 60 डिस्टेंस। इट मींस ए और बी के जो डिस्टेंस का रेशो हुआ, कितना हुआ, वो हुआ x/x माइनस 60। क्लियर है? और मैंने बताया रेशियो ऑफ स्पीड इक्वल टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस। तो ये स्पीड का रेशो है, ये डिस्टेंस का रेशो है। मैंने दोनों को इक्वल पुट कर दिया, इससे मेरी x की वैल्यू आ जाएगी और वही आंसर होगा। 4x माइनस 240 इज इक्वल टू x। तो 3x इज इक्वल टू 240, x की वैल्यू आ गई 80। तो मेरी रेस जो थी वो 80 मीटर की थी। समझ गए? ठीक है, बस यही दो फॉर्मूला हैं रेसिंग गेम्स में, और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। इन ए 500 मीटर रेस द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ टू पार्टिसिपेंट इज, मतलब ए और बी मान लेते हैं, तो ए और बी की जो स्पीड का रेशियो है वो है 3:4। इफ ए हैज अ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर फाइंड द डिस्टेंस बाय ए विंस। तो अब वो क्या कह रहा है, वो 500 मीटर की रेस है और ए ने बी को, इफ ए हैज स्टार्ट ऑफ 140 मीटर्स, तो ए यहां खड़ा है और बी यहां खड़ा है, तब रेस स्टार्ट हुई 140 मीटर पे, और हमें बताना है फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए विंस। अब ए कितने मीटर से जीतेगा ये बताना है हमें। तो जब ए यहां पहुंच जाएगा, अब भाई ए तो जीत गया पक्का, कह रहा है ए जीत गया, तो ए कितना चला होगा, ए चला होगा यहां से यहां तक, यानी कि वो चला 360 मीटर की डिस्टेंस चला, राइट। तो ए चला 360 मीटर। मान लेते हैं बी जो चला, मान लो बी यहां रह गया, तो बी हारा तो बी यहां तक पहुंच जाएगा। तो बी मान लिया मैंने कि बी चला x मीटर, राइट। तो जो ए और बी के डिस्टेंस का रेशियो हुआ वो हुआ 360/x, करेक्ट है। बस अब क्या करते हैं, डिस्टेंस का रेशियो इक्वल देते हैं, तो ये इक्वल टू ये रख दिया, इससे x निकाल देते हैं, कितना आएगा देखते हैं। ये 120, तो x की वैल्यू आ गई 480। जब x 480 चला, मतलब b चला मेरा 480 मीटर्स, इट मींस वो यहां पहुंचा। तो जब ये 480 हो गया तो टोटल रेस 500 की थी, तो 20 मीटर से b हार गया। इट मींस b इज 20 मीटर बिहाइंड, राइट। तो कोई फॉर्मूला लग रहा है, अभी रेशो वाला लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है ना। चलिए अगले चलते हैं। अगला है, इन इतने मीटर रेस ए कैन बीट बाय 20 मीटर एंड बी कैन बीट बाय 10 मीटर इन अ सेम रेस, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस डिड ए बीट सी। तो क्या है, 100 मीटर की रेस है, ए बीट बी बाय 20 मीटर। अगर ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया, 100 मीटर की रेस है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए तो पहुंच गया यहां पे और बी पहुंचा 80 पे। तो ए और बी की जो डिस्टेंस का रेशियो है वो है 100:80। क्लियर है? बी ने उसी रेस में हराया सी को 10 मीटर से, तो बी और सी का जो रेशियो है वो है 100/90, क्योंकि 10 मीटर से हरा, इसका मतलब सी चला होगा 90 मीटर, राइट।
तो अगर मैं 0 0 काट दूं यहाँ पे, तो जो ए और बी का रेशियो आया वो आया 10:8 और बी और सी का रेशियो आया 10:9। करेक्ट। अब मुझे निकालना है ए और सी का रेशियो, क्योंकि मुझे ए और सी की रेस करानी है अब। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए मेरा है 10:8 और बी और सी है 10:9। अब देखो इसमें क्या करना होता है, इसमें हमारा ये करना होता है कि हमारा ये जो बी है इनको मुझे सेम बनाना है, क्योंकि बी तो एक ही है। अब सेम कैसे बनेगा, मैंने क्या किया, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दिया 10 से और नीचे वाले मल्टीप्लाई कर दिया किसने, 8 से, जिससे सेम बन जाए। तो अब क्या हुआ, जब मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो यहां तो आ गया 100, यहां दोनों तरफ से 80 आएगा, ऊपर से भी और नीचे से। तो मैंने 80 को एक बार लिखा और यहां आ गया 72। इट मीन्स ये हुआ कि जो ए और सी का रेशियो आ गया वो आ गया 100:72। इसका मतलब अगर ए चला होगा 100 मीटर तो बी चला 72 मीटर। इट मीन्स सी हार गया 28 मीटर से हार गया। बस इतना करना है आपने। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। इन ए फ्लैट रेस ए बीट बी बाई 15 एंड सी बाई 29। अब क्या है कि इस बार ए ही हरा रहा है। ए तो पहुंच गया यहां पे, बी पहुंचा 15 मीटर पहले और सी पहुंचा 29 मीटर पहले। ठीक है। व्हेन बी एंड सी रन ओवर द कोर्स सेम टुगेदर विंस बाई। अब बी और सी सेम ट्रैक पे, अगर बी और सी जाएंगे तो बी जीत गया 15 मीटर से सी से। तो मुझे लेंथ बतानी है रेस कोर्स की। क्लियर है। चलिए तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं एक्स लेंथ है रेस कोर्स की। तो ए चला एक्स, बी चला x-15 और सी चला x-29। ये क्लियर हुआ पहला केस। ना दूसरा केस लेते हैं, बी चला अगर x तो सी चला x-15। मुझे तो x निकालना है, तो मैंने क्या किया, बी और सी का रेशियो ले लिया। तो b का यहां रेशियो है x-15, यहां है x-29 इज इक्वल टू x/x-15। बस आपने इतना करना है और आपका आंसर आ जाएगा। खोल देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x² प्लस 225 माइनस 30x इज इक्वल टू x² माइनस 29x। ये इससे कट गया तो ये आ गया 225 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई 225 और यही आंसर। इट मींस जो हमारी रेस कोर्स है वो 225 मीटर का है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इन ए गेम 90 पॉइंट्स ए कैन गिव 50। अब देखो ये पॉइंट्स का गेम आ गया। अब जो पॉइंट्स और रेस सेम होता है, मतलब जैसे मैं आपसे कहूं कि इन ए गेम ऑफ 90 पॉइंट्स ए गिव 15 पॉइंट्स टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 90 मीटर की रेस थी और ए ने बी को स्टार्टअप दिया 15 मीटर, ऐसा समझो आप। एंड 30 पॉइंट्स टू सी, और ए नहीं किया 30 पॉइंट सी। ठीक है। तो अगर ए चला 90 तो बी चला 90 माइनस 15 और सी चला 90 माइनस 30। हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी गिव टू सी इन 100 पॉइंट्स। अब मुझे तो बताना है कि 100 पॉइंट्स का, अगर 100 मीटर की रेस हो तो बी सी को कितने का स्टार्टअप देगा। ठीक है। तो मैंने मान लिया, अब ये तो पहला केस हुआ। अब दूसरे केस में बी गिव सी, तो बी चलेगा 100, तो सी हमें निकालना है कितना चलेगा। एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बी ये आया 75, ये आया 60, तो बी और सी का रेशियो आया 75/60 और यहाँ रेशियो है 100/x। क्रॉस मल्टीप्लाई या काट देते हैं पहले, 15×5 = 75, 15×4 = 60, तो ये 5 से काट देते हैं 20, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 80। इट मींस हमारा जो c चला वो 80 चला। इट मींस b कैन गिव 20 पॉइंट्स टू c। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट। तो ये हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया। मींस हमारा 10 मार्क्स कंफर्म हो गए। अगर आपने ये सारे कर लिए तो आपका 10 मार्क्स का काम तो पक्का हो जाएगा। राइट। आपको यही रिपीट करने दोबारा 2 बार कम से कम, तब आपके समझ में आने शुरू हो जाएंगे। जो चैप्टर आपने नहीं किया है वो भी हो जाएगा, जो कर लिया है वो तो रिवीजन बढ़िया हो जाएगा। ऑलराइट, फिर मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।